हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मैथ पैडागोजी को। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मैथ पैडागोजी को। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते हैं कि सीटेट कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का होता है और इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। और 5 सब्जेक्ट में से क्या होता है कि हर एक से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 नंबर को 2 पार्ट में बांटा जाता है। क्या होता है? 15 नंबर का आपका पैडागोजी पूछा जाता है और 15 नंबर का थियरी पूछा जाता है। अगर इस थियरी को हम ना देखें तो एक सब्जेक्ट से 15 नंबर और 5 सब्जेक्ट से कितना हो जाएगा आपका? 75 नंबर का तो आपका पूछा जाता है सिर्फ आपका पैडागोजी। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो 75 नंबर का देखिए आपका आता है पैडागोजी। और अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सीटेट क्वालिफाई करने के लिए चाहिए आपको 90 नंबर। जनरल के लिए दोस्तों, जनरल की बात कर रहे हैं। जनरल के लिए कितना चाहिए? 90 नंबर। ओबीसी और एससी के लिए 82 नंबर। अब देखिए, अगर आपका 75 क्वेश्चन में से आपने 60 क्वेश्चन पैडागोजी के बना लिए। पैडागोजी के क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। तो 60 क्वेश्चन अगर आप पैडागोजी के बना लिए और 30 क्वेश्चन अगर आप बना लिए इसके थियरी के, तो 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और इसके पहले भी अगर आपने सीटेट दिया और सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हो दोस्तों, अगर सीटेट आपका नहीं निकला है तो क्या करिए, आप एक स्ट्रेटजी के तहत पहले क्या करिए, पैडागोजी को पूरा तैयार करिए। ये करिए दोस्तों, पैडागोजी को पूरा आपको तैयार करना है। पैडागोजी को सोच लिए 75 प्रश्न में से आपको 60 क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। अगर यहाँ से 60 क्वेश्चन आपने सही कर लिया ना, तो समझ लीजिए थियरी से 30 या 40 क्वेश्चन आराम से सही कर ले जाएंगे। तो आप 100 नंबर के आसपास में। अब 100 नंबर में से मान लीजिए आपने यहाँ 50 बना लिया, 50 अगर इसका बना लिए तो 40 इसका बना लिए, तो भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस इसको सही से राइट गाइडेंस अगर आप इसको मिल जाए सही से पढ़ने के लिए सीटेट को, तो आपका सीटेट आराम से निकल जाएगा। इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्तों आज की वीडियो में? आज के वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसके? मैथ पैडागोजी के 15 प्रश्न सिर्फ पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि मैथ हमारा ऐसा टॉपिक होता है ना कि काफ़ी लोगों को नहीं आता। देखिए, कुछ लोगों को मैथ हमारा नहीं आता। क्यों? कुछ लोगों को जो है मैथ नहीं आता, वो हमारे बैकग्राउंड्स होते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको मैथ नहीं आता है। ठीक है, मैथ में 15 नंबर न्यूमेरिकल होता है और 15 नंबर आपका होता है पैडागोजी। और जो न्यूमेरिकली 15 नंबर होते हैं ना, बहुत टफ होते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल को छोड़ करके ये पैडागोजी 15 नंबर का इसको पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से 15 में से 12 क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे। 12 से 13-14 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे। और थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल पर थोड़ा सा फोकस कर देंगे ना, तो 15 नंबर में से आपने जो लगभग 7-8 नंबर तो कर ही ले जाएंगे। तो 20-22 नंबर यहाँ से भी आप बना लेंगे अगर थोड़ा सा आप इसमें मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, मैथ के लिए बहुत मत डरिए। अगर मैथ बैकग्राउंड से नहीं, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने कहा कि वो उनका मैथ बैकग्राउंड रहता है तो उनका जो है वो मैथ में तुक्का मार के आते हैं। भैया, तुक्का काहे मार के आएंगे? 15 नंबर का आपका पैडागोजी और 15 नंबर का आपका न्यूमेरिकल आता है, तो ये बताइए, आप पैडागोजी करिए 15 नंबर में से 12 नंबर सही। न्यूमेरिकल को तुक्का मत मारिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपका 15 नंबर में से 5 नंबर भी सही हो जाएगा, यहाँ से 10 नंबर, तो 10, 5, 15 नंबर तो ऐसे बन गया। इसके बाद आप अपना इन्वायरमेंट, 5 सब्जेक्ट होते हैं जान रहे हैं। इन्वायरमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी होता है, और एक हमारा भाषा हो जाए, चाहे हिंदी या इंग्लिश होती है। ठीक, एक हमारी कंपल्सरी भाषा होती है, हिंदी होती है। तो ये सभी अगर ठीक से आप राइट गाइडेंस से आप पढ़ाई करेंगे, स्ट्रेटजी ठीक लगा कर पढ़ाई करेंगे ना, तो 90 नंबर लाना कोई कठिन बात नहीं। आराम से 90 नंबर आपका आ जाएगा। 90 नंबर क्या, आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा दोस्तों, 100+ आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। इसके पहले देखिए दोस्तों, ये 2015 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नेट से निकाल सकते हैं गूगल सर्च करके। और इसमें जो इससे 30 से लेकर 37 नंबर तक क्वेश्चन था, 31 से लेकर के 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ तक हमारा क्या है, न्यूमेरिकल है। तो इसको हम किसी दूसरे वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे।
और आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ पैडागोजी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो हमारा 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, एडजस्ट करिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखिए क्या दिया, प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सी श्रेणी क्रम उत्तम है। मतलब प्राइमरी लेवल पर आपको एक बच्चा है, वो प्राइमरी में पढ़ रहा है, ठीक है। अब उसको लंबाई नापने सिखाना है, एक चीज़ किसी चीज़ की लंबाई नापने सिखाना है, तो कैसे आप पढ़ाएंगे, कि किस तरीके से पढ़ाएंगे कि उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है, प्रामाणिक मापों का उपयोग करना, मतलब स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट है उसका उपयोग कर लो। इसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, इसके बाद जो मतलब जो हमारा रियल मतलब जो नॉन स्टैंडर्ड उसका यूज कर लो। नॉन स्टैंडर्ड मतलब ये हो जाएगा जैसे हम लोग नापते नहीं कि एवरेज बताओ इसका लंबाई कितना होगा, इसका लंबाई कितना होगा, तो अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना है। इसके बाद प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, मतलब बताएंगे कि हाँ ये देखो 5 फीट है या 5 मीटर, तो उसकी लंबाई को विकसित करना या तुलना करना, या दो चीज़ों में कंपेरिजन करना, तो ये हमारा होगा। या दूसरा देखिए तुलना करना, अब बता चुके हैं इसका मतलब क्या होता है, अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना या प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, देखिए तुलना करना, यही है कंपेरिजन करना, ठीक, दो चीज़ों में कि हाँ कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन लंबा है कौन छोटा है, इसमें तुलना करना। या फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, या उसमें मतलब उसके आगे क्या बताना, मतलब तुलना करने के बाद बताना अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, मतलब उसको अपने रियल लाइफ से थोड़ा सा उसको नाप के बताओ कितने लंबाई है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना, प्रमाणिक माप, उसके बाद उसका प्रमाणिक माप देना। फिर उसके बाद प्रमाणिक माप जब उपयोग कर लेगा बच्चा, तो उसको बताना हाँ इसकी इकाई क्या होगी, ये करना। या हमारा चौथा देखा जाए क्या है, प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, भले प्रमाणिक इकाई को विकसित कर लिया जाएगा स्टैंडर्ड, फिर इसके बाद प्रमाणिक मापों का उपयोग कर लिया जाएगा, इसके बाद अप्रमाणिक मापों का उपयोग, इसके बाद तुलना करना। तो देखिए अगर सही हम देखा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। कैसे होगा बस इसको समझिए, थोड़ा सा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होगा, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए तुलना करना पहले दिया है, मतलब आपको लंबाई पढ़ाना है तो पहले क्या करेंगे, तुलना। मतलब जैसे ये इतनी बड़ी लंबाई है, ये इतनी बड़ी लंबाई है, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन कराएंगे, देखिए आपसे बड़ी है या छोटी है या कितनी बड़ी है। मान लो ये इतना बड़ा है, ठीक है, मान लो 2 बच्चे हैं, चलो हम बताते हैं, मान लो स्कूल में 2 बच्चे हैं, जैसे एक बच्चा ये हो गया, ठीक है, एक बच्चा ये हो गया, दूसरा बच्चा ये हो गया, ठीक है, ये बच्चा होगा। अब देखिए 2 है तो 2 बच्चों में पहले लंबाई नापना है, तो लंबाई नापने के लिए ये बताएंगे भैया दोनों लोग खड़े हो जाओ आसपास में, ठीक है। अब दोनों खड़े हो गए आसपास में, तो दोनों में तुलना करा, देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो अब दोनों नाप लिए, दोनों में से कौन एक कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो तुलना हमारा करना बच्चे जान गए। ये तो आपको समझ में आया, तुलना करना, कंपेरिजन करना। इसके बाद देखिए अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, ठीक है। अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना मतलब कि ये जब दोनों खड़े हुए थे, दोनों को लंबाई उम्बाई में कुछ अंतर दिखा होगा ना, बोलेंगे हाँ देखो इतना लंबा है, इतना छोटा आ रहा है, इसके कंधे के बराबर होता है, इतना बड़ा आ रहा है, तो उसको बोलते हैं अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना है। या इसकी लंबाई का जो है, जैसे ये लोग अपनी लंबाई को अपने हाथ से अगर नाप लेंगे तो वो भी अप्रमाणिक मापों का उपयोग हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रमाणिक मापों मतलब ये स्केल से नाप लेंगे, इसके मतलब जानते हैं ना, जिसको आते हैं फीता या पटरी से नापेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, ठीक है, कि इसकी लंबाई कितनी, इसकी लंबाई किससे कितना अधिक है, इसकी लंबाई कितना कम है। अब देखिए नाप लेंगे, जैसे मान लीजिए एक स्केल ले लिए आप लोग, इसकी स्केल से नापी, मतलब फीते से नापी, इतना बड़ा फीता हो गया, इसकी लंबाई आ गई 3, और इसका बड़ा इतना बड़ा फीता हो गया, इसकी लंबाई आ गई 5, ठीक। अब 3 5 तो आ गया, लेकिन ये 3 और 5 क्या है, क्लियर तो होना चाहिए, 3 5 मीटर है, फीट है, क्या है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए प्रमाणिक मापों का उपयोग आप लोग कर लिए, क्योंकि 3 5 नाप लिए, ठीक है, स्केल या फीते से नाप लिए। इसके बाद क्या करना है कि प्रमाणिक इकाई को विकसित करना। अब 3 को दिखाना है, 3 ये मीटर है, फीट है, या 3 फीट है, तो उसको बताइए, हाँ बच्चों देखो ये 3 फीट है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों में तुलना करना पड़ेगा, फिर अप्रमाणिक मापों को फिर उनको बताना पड़ेगा, अपनी भाषा में, उनके भाषा में बताना पड़ेगा कि देखो बच्चों इसकी लंबाई कितना तुमसे ज़्यादा है या तुमसे कितना कम है, ये कितना लंबा होगा, ये कितना छोटा होगा,
ये उनकी भाषा में बताना है तो अप्रमाणिक मापों का उपयोग हो जाएगा। फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग का मतलब हो जाएगा कि इंच की नापेंगे कितना 3 फीट है, मान लो 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि हाँ देखो 3 फीट है, मीटर थोड़ी ना होगा, 3 फीट होगा इसकी और 5 फीट होगा इसकी, तो उनका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा लंबाई का मापन कैसे करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 39 नंबर क्वेश्चन। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जूम कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमको छोटा दिख रहा है। अब देखिए ये है, दिया है 39 नंबर क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। मतलब चौथी कक्षा का भी कोई स्टूडेंट है, 4 क्लास का जान रहे हैं ना, तो 4 क्लास के स्टूडेंट हो जाते हैं बड़े, ठीक है। उसके बारे में अधिगम उद्देश्य क्या दिया गया है, विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की जो कि दशमलव के दो स्थान तक के क्रम को रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम उद्देश्य उल्लेख करता है विशेषात्मक उद्देश्य, प्रक्रियात्मक उद्देश्य, सुव्यवस्थित उद्देश्य या सामाजिक उद्देश्य। कौन सा उद्देश्य कह रहा है, विद्यार्थी दो संख्याओं जो कि दशमलव के 2 स्थान तक है। अब दशमलव के 2 स्थान तक मान लीजिए, दशमलव के 2 स्थान यही होगा ना, ये मान लो 0.35 है, ठीक है। दशमलव के 2 स्थान तक के क्रम को रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है 0.25। देखिए दोनों 2 अंक पे दशमलव है, दोनों के बारे में बच्चा तुलना करने की क्षमता रखता है कि मतलब बच्चा बता सकता है कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। इन दोनों में जैसे 0.35 है और 0.25 है, तो बच्चा बता देगा कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी प्रक्रिया करनी है, तो ये सब बता देगा। तो ये सब बच्चे के किस अधिगम का उल्लेख करता है, बच्चे के अधिगम का उल्लेख करता है, क्या बच्चा सीखा है, विषयात्मक उद्देश्य, प्रक्रियात्मक उद्देश्य, सुव्यवस्थित ध्येय या सामाजिक ध्येय। तो देखा जाए तो बच्चा क्या सीखा, सुव्यवस्थितता ध्येय। अर्थात देखिए बच्चा कैसे जान गया 0.35 बड़ा है 0.25 बड़ा है, बच्चा एक व्यवस्थित आर्डर जान गया है कि देखिए यहाँ पर आपका आ गया 2, देखिए यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 3, तो बच्चा एक व्यवस्था के अनुसार जान गया है कि किसका कहाँ अरेंज किया गया, उसके हिसाब से जान गया है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे हम 44 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कक्षा 4 में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होगी। तो कक्षा 4 में पढ़ाना है ज्योमेट्री, ठीक है। अब ज्योमेट्री पढ़ाना है, ज्योमेट्री में पढ़ाना आपको सिमेट्री, सममित एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए 4 की क्लास है, ध्यान दीजिएगा, कक्षा 4 की क्लास है, 4 मतलब बड़े बच्चे हो जाएंगे थोड़ा सा ना, तो कैसे बताएंगे। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्विमुखी पटल काउंटर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड मोतियों की माला, ऑप्शन नंबर थर्ड बिंदु सीट हॉट पेपर, ऑप्शन नंबर फोर्थ गेंद तारा। तो क्या होगा देखिए, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 बिंदु सीट होगा। कैसे, बिंदु सीट पर क्या होते हैं ना, ऐसे ऐसे पॉइंट बने होते हैं, डॉट डॉट, जैसे ग्राफ पेपर देखे ना, तो ग्राफ पेपर में क्या होता है लाइन खींचे होते हैं, वैसे बिंदु सीट पर क्या होते हैं ऐसे डॉट 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 समान दूरी पर बने होते हैं आपके पॉइंट। अब बोला जाएगा बच्चों ये चारों बिंदुओं को आप लोग मिला दीजिए और ये चारों बिंदुओं को आप लोग मिला दीजिए, और ये चित्र दोनों एक दूसरे से क्या है, सममित है, या एक दूसरे का ये परावर्तन है, तो बच्चे समझ जाएंगे आराम से। तो इसीलिए हमारा बिंदु सीट जो है बनाने में जो है आसानी होगी बिंदु सीट से समझाने में। जैसे मान लीजिए एक ऐसे कोई डायग्राम बना लिए, यहाँ से देखिए ऐसे डायग्राम बना लिए ट्रायंगल टाइप का, तो यहाँ भी एक ट्रायंगल टाइप का ऐसे हम बना लेंगे, देखिए ऐसे बना लेंगे ट्रायंगल टाइप का, तो बच्चे जान जाएंगे हाँ ये चीज़ यह होती है। तो बिंदु सीट से क्या होगा ना कि जो फिगर बनेगा वो सेम टू सेम बनेगा, जैसे हमारा जो फिगर था सब बराबर ही बनेगा, कोई आगे पीछे नहीं बनेगा। तो यहाँ से बच्चे आराम से सीख जाएंगे कोई चीज़ सममिति क्या होती है, परावर्तन क्या होती है, सीख जाएंगे। क्योंकि सममिति में इस क्या होता है, इसी के बराबर जो संरचना दिखाई जाती है ये भी होती है, इसके बराबर संरचना ये होती है, यही हमारा होता है सममित, और सममित को वही हमारा परावर्तन भी हो जाता है। इतना आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया। भैया 5 क्लास के स्टूडेंट ने ध्यान देना है,
क्लास का विषय ध्यान रख देना, किस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आप टीचर हैं तो आप 5 में पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, आपको ये बताना है। यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। मतलब एक बच्चों को मुद्दा दे दिया गया वाद विवाद वाला, बोला गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, बच्चे इस पर क्या करेंगे, अपनी डिस्कशन करेंगे, अपने वाद विवाद को रखेंगे। तो इससे क्या हमारा बच्चों को क्या प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चों को क्या इनकरेजमेंट मिलेगा, ये बताना है। मित्रों को सहयोग देने में, विश्लेषण और संप्रेषण में, वे संख्याएं लिखने में जिनमें शून्य हो, वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य हो। तो अब देखिए यहाँ सेकंड वाला आंसर इसका हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, कैसे, विश्लेषण और संप्रेषण में। संप्रेषण मीन्स होता है कि मैथमेटिकल भाषा में थोड़ा सा वो लोग अपने बातों को कहना सीख जाएंगे कि कौन सा चीज़ कैसे होता कैसा। और विश्लेषण मीन्स क्या होता है कि जीरो के बारे में पूरा एनालिसिस कर लेंगे कि जीरो, जैसे मान लीजिए ये जीरो का यहाँ पर प्रयोग होता है, ये जीरो के बाद डेसिमल, इसके बाद जीरो कैसे प्रयोग होता है, तो सभी जीरो के बारे में उनको वो अपना एनालिसिस मतलब खोज करके ले आएंगे आंसर को, हाँ जीरो का प्रयोग कहाँ करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, कहाँ पर जीरो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, कहाँ पर जीरो प्रभावशाली नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, क्या कर रहा है बच्चा, संख्या जो है संख्याओं को जोड़ने या घटाने में उसको समस्या हो रही, कैलकुलेशंस में, तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैथ की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया, आप लोग खूब पढ़े होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। अब पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं डिसलेक्सिया, लिखने की अक्षमता को कहते हैं डिस्ग्राफिया, और बोलने की समस्या को कहते हैं एफेजिया या डिफेजिया। तो आपको समझ में आ गया होगा इतना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, 43 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि वह मदद करते हैं। व्यवहारिक उपकरण मतलब उनके जो जीवन मतलब उनके जो रियल लाइफ में यूज होते हैं, जैसे रियल लाइफ में जो इस इंस्ट्रूमेंट जो उपकरण यूज होते हैं उनका प्रयोग करने पर बच्चों में क्या फ़ायदा होगा। मतलब बच्चे जो है किस प्रकार से मैथ या गणित को अच्छी तरह से सीख लेंगे जब उनके जो रियल लाइफ में एग्जाम्पल को दिया जाएगा। देखिए कैसे, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने में, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने में, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। तो अगर इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जोड़ दे दिया गया, जोड़ प्लस, आप किसी बच्चे को प्लस बता रहे हैं तो बच्चे को बताएंगे, बच्चे बताइए आपको पास अगर 4 चॉकलेट दिया गया और 4 चॉकलेट मम्मी ने दिया, 4 चॉकलेट पापा ने दिया, तो आपके पास कितने चॉकलेट हो गए। तो बच्चा जोड़ेगा, समझेगा। अगर इसे पेन से आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेन के बारे में बता सकते हैं, या कुछ ऐसे मतलब जो उनके व्यवहारिक जीवन में उपयोग होते हैं उनके बारे में अगर आप उपयोग करके बताएंगे तो गणित की जो संकल्पनाएं उनको मतलब सीखने में उनको आसानी होगी, सीखने में उनको आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उस बच्चे को आराम से सिखा लेंगे, किसी चीज़ को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब चीज़ें आराम से सीख लेगा बच्चा। चलिए हम देखते हैं आगे 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है। तो पहले खुला अंत वाला प्रश्न हम लोग जानते हैं क्या होता है। देखिए खुला अंत वाला प्रश्न ये होता है कि जिसके हल करने के तरीके कई होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, हल करने के तरीके क्या होते हैं, कई होते हैं, वही हमारा होता है खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक है, तो अब ये देखना है, ये आसान हो गया होगा प्रश्न। देखिए 15 गुणे 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 गुणे 3 का मान क्या है, ये खुला अंत वाला प्रश्न है कि नहीं है। दूसरा देखिए, ये आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। कोई दो संख्याएं लिखे जिनका गुणनफल 45 हो। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। इसका करेंगे तो आपका आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब देखिए 15 का 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे। तो बताइए 15 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है, गुणे यहाँ 15 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 गुणे 3 कर देंगे एक बार, या 3 गुणे
15 2 बार हो जाएगा, तो 2 कंडीशन हो गई। और देखते हैं हमारे क्या क्या कंडीशन बनती है। अब देखिए एक कंडीशन ये हो गई और दूसरी कंडीशन ये हो गई, 15 को 3 बार जोड़ देंगे, 15 प्लस 15 प्लस 15, ऐसे 3 को हम 15 बार जोड़ सकते हैं। तो 4 बार 4 तरीके करने के लिए हमको मिल गए हैं इसको 15 गुणे 3 को। नहीं समझ में आया ना, फिर से बता रहे हैं कैसे। देखिए 15 गुणे 3 को हम क्या लिख सकते हैं, एक लिखेंगे 15 गुणे 3, दूसरा लिखेंगे 3 गुणे 15, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हमारा 15 को 3 बार लिख सकते हैं, 15 धन 15 धन 15, तो भी हमारा सेम आएगा। ऐसे 3 को 15 बार लिख लीजिए, 3 धन 3 धन 3 धन, ये कितनी बार जाएगा 15 बार। अगर 3 को जोड़ देंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 45। तो देखिए चाहे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, 4 तरीके करने के लिए हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। इसके आगे भी देख लेते हैं, कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। तो कौन संख्या होंगी बताइए, 2 संख्याएं, तो 9 गुणे 5, ठीक है, या 15 गुणे 3। इसके भी 2 हल आए हैं, देखिए तो ध्यान दीजिएगा 2 हल आए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको 3 बार इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या रहता है, कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है कि जिसको हल करने पर, ये देखिए इसको हल नहीं, इसको लिखा जा रहा है, ठीक है, ये हमारा हल नहीं सही होगा। सही होगा हमारे ये 15 गुणे 3 को गुणा किया जा रहा है, तो इसको हल करने के 2 से अधिक तरीके या हो जाएंगे या 1 से अधिक तरीके हो जाएंगे, तो वही हमारा खुला अंत वाला प्रश्न होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हमारा है 45 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं के जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मतलब क्या है कि जैसे उनको दिया गया 17 और 29 जोड़ा गया, 9 7 16 के 6 यहाँ दे दिया गया, जोड़ा गया। फिर ये लोग हासिल जोड़ना भूल जाएंगे, लिख देंगे 3 36 लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कैरी लिया जाता है, हासिल लिखा जाता है, उसको बच्चे जोड़ना क्या किए भूल गए, ठीक है। तो अब देखिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, मतलब बच्चे हासिल का वाला भूल जा रहे हैं। तो इस समस्या का कारण क्यों भूल रहे हैं, इसका आपको रीजन बताना है। बस यही जो क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर हमने बताया है, इसका आपको बताना है हल। तो देखिए पहला ऑप्शन, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव, गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, या शून्य के महत्व का अभाव। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चा तो जोड़ने तो जानता है, देखिए 2 1 3 जोड़ दिया, 9 7 16 जोड़ दिया, लेकिन बच्चा एक जो हासिल था ना उसको लिखना भूल जाता, इसको लिखना भूल जाता, इसको नहीं लिखता है। और ये इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ये आगे वाले में जोड़ा जाएगा। इसको कहते हैं पुनर्समूहीकरण, या इसको कहते हैं रीग्रुपिंग। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्या, पुनर्समूहीकरण प्रक्रिया की समझ का अभाव उसके पास है, कि मतलब इसका में से जो एक हमारा यूनिट डिजिट लिख देंगे, जैसे 16 हो गया, 9 7 16, 16 के 6 लिख देंगे और एक को उठा के यहाँ रखेंगे, 100 इसके साथ जोड़ देंगे, तो हमारे यहाँ 3 नहीं, हमारा आ जाएगा 4, तो हमारा हो जाएगा 46। तो बच्चा क्या, बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही, बच्चा पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया को समझ नहीं पा रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम देखते हैं 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है, कि एक गणित की जो है पाठ्य पुस्तक है वो सबसे अच्छी कब मानी जाएगी, 1 से लेकर 5 तक, प्राथमिक मतलब जान रहे ना, 1 से लेकर 5 तक किताब जो है कब सबसे अच्छी मानी जाएगी। हमको ये भी देखना है किस क्लास से किस क्लास के लिए है दोस्तों। अब देखिए मोटी और बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए, उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके, या वो आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। इन सभी बातों से में जो सबसे अच्छी बात है वो आपको बताना है। तो वो बात हो जाए क्या, उनमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया चाहिए। मतलब कोई अवधारणा दिया हो, धारणा दिया हो वहाँ पर, तो उसका एक संदर्भ दिया होना चाहिए, कि या कोई हमारा जैसे कोई कॉन्सेप्ट अगर दिया हो ना, तो उसका एक एग्जाम्पल अगर दे देगा, उसी के बारे में बता देगा, तो बच्चे जो सीखने में और आसानी से सीख लेंगे और उसको समझ लेंगे।
समझ गए दोस्तों। मतलब कोई भी अगर आपको अवधारणा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज के बारे में आप बच्चा है, मान लो गणित पढ़ रहा है बच्चे को त्रिभुज के बारे में बताना है, तो अब जो है त्रिभुज के बारे में कुछ अवधारणाएं दिया हो लेकिन त्रिभुज का चित्र बना कर नहीं दिया तो बच्चा गलती कर देगा ना गलती। तो त्रिभुज के बारे में बताना हो तो वहाँ से चित्र दे दिया जाए। तो ये सभी जो दिया जाता है, मान लीजिए आयत है, आयत ये है तो इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दिया था। हाँ, आपके दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ आयत आपको देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे होते हैं, चित्र बना के दे दिया जाए। तो यही सब होता है कि अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये हमारा अवधारणा किसकी अवधारणा, त्रिभुज की अवधारणा है और उसका संदर्भ किया जा रहा है, त्रिभुज बना के दे दिया जा रहा है, वो बच्चा हमारा सीख जाएगा आराम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखा जाए तो हमारा है 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों की को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। मतलब क्या है, जैसे बच्चा एक है, देखे एक हमारा आकृति है, बच्चे से पूछा गया भैया ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, या ये क्या है, या पूछा गया ठीक है ये क्या है, ठीक है। तो बच्चा चारों में अंतर बता लिया। मतलब बच्चा बोल दिया ये आयत है, ये वर्ग है, ये त्रिभुज है, ये हमारा का समचतुर्भुज है, ठीक है। तो बच्चा सब कुछ बता लिया। तो वेन हिले के अनुसार ये किस स्तर का, बच्चे के किस मानसिक स्तर का हमारा विकास है, किस स्तर का, स्तर 0 का मानसिक विकास, स्तर 1 विश्लेषण, स्तर 2 अनौपचारिक निगमन, स्तर 3 औपचारिक निगमन। तो अभी बच्चा क्या करा, सीखा है, बस चित्रों के बारे में कुछ एनालिसिस करने नहीं सीखा है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मानसिक चित्र। मतलब उसके दिमाग में एक चित्र है, मतलब जैसे एक बच्चा है उसके दिमाग में जब ये देखेगा तो बोल देगा ये आयत है, लेकिन इसके बारे में और कुछ पूछोगे तो नहीं बता पाएगा। ये देखेगा बोलेगा वो हमारा वर्ग है, लेकिन इसके बारे में बस इतना पता है कि ये वर्ग होता है। ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज के बारे में बता देगा, ये हमारा चतुर्भुज के बारे में बता देगा। तो अभी बच्चा क्या चित्रों को देखकर उसके बाद उसका नाम जानना, उसके बारे में सीख रहा है, तो हमारा स्तर 0 हो जाएगा मानसिक चित्रण। और जब बच्चा इसके बारे में कुछ विश्लेषण करना शुरू करे, एनालिसिस करना, मतलब क्या होता है, इसकी 2 भुजाएं होती हैं, जैसे आयत के बारे में देखेगा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, एक कोण 90 अंश का होता है, तो एनालिसिस करना सीख जाएगा तो विश्लेषण हो जाएगी। जैसे देख लेगा वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो विश्लेषण करना सीख गया। इसके बाद अनौपचारिक निगमन, मतलब अब क्या किया कि ये हमारा इसके बारे में सीख गया कि ये हमारा क्या होता है, बाहर वाला अगर देखा जाए त्रिभुज का अगर देख करके, अनौपचारिक मीन्स क्या होता है, अमूर्त मूर्त चीज़ों के बारे में। तो यहाँ त्रिभुज ये आयत को देख करके क्या इसका क्षेत्रफल निकालना सीख गया, इसका परिमाप निकालना सीख गया, इसकी भुजाओं की लंबाई निकालना सीख गया। तो ये अनौपचारिक निगमन हो गया। फिर इसके बाद औपचारिक निगमन क्या हो जाएगा कि अब अगर बच्चे को चित्र की नहीं दिखाया जाएगा तो बच्चे को अगर आयत के बारे में बताया जाएगा तो बच्चे के माइंड में खुद ही एक चित्र बन के चला आएगा, तो हमारा हो जाएगा अनौपचारिक निगमन। तो ये चारों उम्मीदें समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना है। संप्रेषण मतलब जानते हैं आप लोग, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से आपने बातों या विचारों का आदान। जैसे मान लो एक आदमी यहाँ पर है, एक आदमी यहाँ पर है, अपनी बात को ये इससे कह रहा है और ये अपनी बात को इसे कह रहा है, तो इसी को हम कहते हैं संप्रेषण है। मतलब अपनी बात भैया ये आदमी इसके पास पहुंचा रहा है और ये आदमी जो है इसके पास पहुंचा रहा है, दोनों एक दूसरे के पास अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो उसी हमारा गणितीय कक्षा है, मतलब गणित की कक्षा है, उसमें संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का, मतलब उसमें संप्रेषण मतलब आप एक दूसरे से बात करने का, ठीक है, जो उल्लेख होगा वो किस प्रकार से करेंगे, उसका विकास किस प्रकार से करेंगे, उसमें क्या उनको बच्चों को समझने में फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा कम्युनिकेशन से। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या होगा, गणित को सुव्यवस्थित, संचित एवं स्पष्ट करना। दूसरा, दंड आरेख बार ग्राफ को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। भैया प्राइमरी स्तर में ये हमारा नहीं होता है। तो देखिए कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना या गणित की समस्याओं पर दूसरों के विचारों का खंडन करना। तो अगर इसका सबसे बेस्ट आंसर देखा जाए, देखिए ये तो गलत हो गया पहले, ठीक है, अगर ये भी सही हो सकता है, ये भी सही होता है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा,
गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करना। ठीक, उनको एक मतलब कंसोलिडेट, ऑर्गेनाइज, मतलब उनको एक अच्छे तरीके से बताना जो है हमारा क्या हो जाएगा, संप्रेषण हो जाएगा, मतलब कम्युनिकेशन, अपनी भाषा का अच्छा विकास हो जाएगा बात करने का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन आपके हो गए पूरे, और दोस्तों 15 करने वाले थे लेकिन हम 15 नहीं करेंगे, अभी 10 क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धीरे धीरे क्या करिए दोस्तों, आप लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या करिए, धीरे धीरे आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। धीरे धीरे बस हल्का हल्का पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपके 10 क्वेश्चन रहे मैथ पेडागोजी के। तो दोस्तों इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग करेंगे क्या, न्यूमेरिकल, मैथ के न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो ये हमारा धीरे धीरे ये कंप्लीट होता रहेगा दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कोई राय या सुझाव हो तो कमेंट करें दोस्तों। और अगर कोई आपका दोस्त है जो सीटेट की तैयारी कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेजें दोस्तों। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना दोस्तों भूलिएगा नहीं दोस्तों, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।